मोर्टार अटैक में आईडीएफ का हमर व्हीकल उड़ा दिया इन्होंने। हमले में कई इजरायली सैनिकों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी जवाबी हमले लगातार किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का ये विध्वंसक हमला, मोर्टार अटैक किया आईडीएफ के हमर व्हीकल पर। देखिए, यही वो गाड़ी, यही वो वाहन जिस पर यह हमला किया गया। कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर। और एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह की रॉकेट वर्षा हुई आयरन डोम ने। हालांकि हिजबुल्लाह का हमला नाकाम किया। ये आप तस्वीरें देखिए, आईडीएफ बेस के पास तबाह किए गए हिजबुल्लाह के कई रॉकेट। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से प्रण लिया गया है कि ना सिर्फ हमास का खात्मा होगा बल्कि अब हिजबुल्लाह का भी खात्मा करके रहेंगे। यानी इजराइल की ये वार्निंग क्या संकेत और क्या संदेश देती हुई नजर आ रही है, इस पर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करें। लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी देते हैं। लेबनान में इजराइल का घातक अटैक कैसे हुआ है। दरअसल भूमध्य सागर से लैंड क्रूज मिसाइल के जरिए हमला किया गया। हिजबुल्लाह बेस पर पहली बार हमला किया गया। दक्षिणी और पश्चिमी लेबनान के टायर जो इलाके हैं वो टारगेट पर लिए गए। हिजबुल्लाह का दक्षिणी कमांड बेस तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर समेत 14 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद पर एक साथ इजराइल की तरफ से यह हमला बोला गया है। तो ये देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हैं उनका पहले आपको इंट्रोडक्शन करा दे। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। एयर कमोडोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसपीपी सिंह सर, और साथ ही साथ निनाद सेठ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज ए डिफेंस जर्नलिस्ट। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा ब्रजेश सर, जिस तरह से देखिए, हालांकि हम यूक्रेन और रशिया का जिक्र करेंगे, लेकिन अभी जो खबर बड़ी निकल कर आ रही है वो ये कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रण लिया है कि हमास के साथ हिजबुल्लाह का खात्मा किया जाएगा और इन बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही पेचीदा जो मामला है इजराइल का, उसके वेस्टर्न नेबर्स हों, हमास हो, या नॉर्दर्न में हिजबुल्लाह हो, या उनका चीफ आर्किटेक्ट जो हम कहते हैं ईरान है, जो इनको सबको सप्लाई कर रहा है। तो ये जो लड़ाई चल रही है कुछ महीनों से, और ये छोटी छोटी गुरिल्ला वॉरफेयर हैं, इसका अंत बहुत ही बुरा होगा और जान माल का नष्ट होगा। तो ये कहना कि ये क्या अभी क्या हो रखा, कोई क्या बढ़त हुई है, जी हाँ, हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान ने पुश किया है इजराइलीज़ को कि उसके ऊपर में और ज़ोर से लड़ाई हो और ज़ोर से विध्वंस हो और इनका ध्यान बटाया जा सके। हमास के साथ में उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो चल ही रही है। उसके ऊपर तो दुनिया भर में कई तरह की चीज़ें हो गई हैं, लेकिन बात नहीं बन रहा है और इजराइल एक रोग स्टेट की जैसे नज़र आ रहा है। इसके विपरीत ये हुआ है, सुएज कैनाल बंद है और जो टेररिस्ट हैं, हुतीज जो हैं, वो तंग कर रहे हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम के ऊपर। तो कहानी ये है कि ये समस्या चल रही है और अभी चलेगी। ठीक है, और ये जो नहीं है खत्म होने की। ये जो ताज़ा हमला है, इस पर क्या रिएक्शन आएगा ईरान का, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल है। लेकिन हम इस सवाल पे भी लौटेंगे कि ये जो ट्रिपल एच है, यानी हिजबुल्लाह, हूती, हमास, इनकी तरफ से जो प्रोवोकेशन अब हो रहा है, क्या ये सिचुएशन को और खराब करने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। और देखिए, इस बीच एक और खबर है, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का विध्वंसक अटैक, अल अदीसा और काफर किला में एयर स्ट्राइक। जी हां, बड़ी खबर ये भी जानकारी सामने आ रही है कि दक्षिण लेबनान में अटैक हुआ है, आईडीएफ का विध्वंसक हमला हुआ है, अल अदीसा और काफर किला में ये स्ट्राइक किए गए हैं। यानी कि आप देखिए कि लेबनान में एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ये हवाई हमले किए जा रहे हैं आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से। सवाल यही है कि क्या ये हमले आने वाले दिनों में और बढ़ने वाले हैं, और क्या इजराइल या आईडीएफ की तरफ से यह तय कर लिया गया है कि हिजबुल्लाह को इस बार और ज्यादा गहरी चोट देनी है। देखिए, नेतन्याहू ने एक साथ हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद पर हमला किया, जिसमें 14 कमांडर्स की मौत हो गई है। एक साथ ये हमले किए गए। सिंह सर, बेसिक सवाल यहां पर यही है, क्या ईरान प्रोवोक कर रहा है इजराइल को और ज्यादा, या फिर ये जो फ्रेश हमले हुए हैं ये लेबनान के अंदर बॉर्डर में, ये जो आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक किए, बड़ा नुकसान पहुंचा है, ये कोई प्रोवोकेशन है ईरान के लिए? ईरान अभी तक कुछ भी कहता रहे, प्रॉक्सीज के माध्यम से ही इस जंग को लड़ रहा है। एब्सोल्युटली। देखिए, अभी जनरल ब्रजेश ने बताया कि ईरान जो है इन तीनों का प्रॉक्सी है और वो बार बार चाहता है कि इसकी इंटेंसिटी बढ़े।
तो ये ईरान जो है इनको पीछे से हथियार सप्लाई कर रहा है, इनको मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, जिसके कारण ये तीनों ट्रिपल एच जिसकी बात आपने करी, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, तीनों जो है अपना काम करें। जो मेन मकसद है इसमें ये फिर से वही है कि ईरान नहीं चाहता कि इजराइल किसी भी तरह से स्टेबल हो पाए, और इसके इजराइल को उलझाए रखने के लिए जब इजराइल ने देखा कि अब पूरा हमास पर एक तरह से खात्मा होने वाला है, तो उसने एक नया फ्रंट उनके लिए पूरा खोल दिया है, जिसके कारण उनकी जो इजराइल की फोर्सेज हैं वो डाइवर्ट हो गई हैं। लेकिन ये इनको शायद ये मालूम नहीं है कि इजराइल जो है बड़े समय से इसके ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहा नहीं था। सर, लेकिन अगर हिजबुल्लाह को भी बहुत डीपली डैमेज करता है इजराइल, तो कहीं ना कहीं ईरान की क्रेडिबिलिटी पर भी तो सवाल उठेगा कि जिनको वो बैक कर रहा है उन्हीं का संहार हो रहा है। देखिए, इन स्कर्मिशेस ऑफ वॉर में या इसको जो भी आप बोलें, इसमें एक क्रेडिबिलिटी की बात अब नहीं है। ईरान जो है वो अपनी जो प्रभुता स्थापित करना चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड में, उसके लिए वो चाहता है कि किसी तरह से पूरा इजराइल को नष्ट कर दिया जाए, इजराइल को डीरेल कर दिया जाए, और इसके लिए चाहे जो भी उसको करना पड़े वो करेगा। इसमें एक जगह हार होती है तो दूसरा फ्रंट खोलता है, दूसरी हार तो तीसरा फ्रंट, वैसे देखा उसने तीनों एक साथ लगा रखे हैं। हूती जो है मेडिटेरियन सी में बार बार जो है हमले कर रहा है शिप्स पर, और बाकी हिजबुल्लाह और हमास ये दोनों हैं इजराइल के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो ये तीनों फ्रंट खुले हुए हैं। तो ये बिल्कुल, तो इजराइल सिंह सर, ये आपने साफ कहा कि तीन फ्रंट्स पर लगातार हमलों का सामना कर रहा है इजराइल, चाहे हूती हो, हमास हो या फिर हिजबुल्लाह। अब इसका कैसे काउंटर किया जाएगा वो देख भी रहे हैं, लेकिन आगे की रणनीति कितनी ज्यादा आक्रामक होगी इसका संकेत नेतन्याहू के बयान से नजर आता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल के ग्राउंड अटैक की पूरी तैयारी हो गई है। किर्याती आर्मर्ड ब्रिगेड ने सिमुलेशन अटैक की तैयारी की है। बड़े जमीनी हमले के लिए पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड को तैयार किया गया है। लेबनान पर इन्फेंट्री अटैक के लिए इजराइल का डिप्लॉयमेंट आप जरा देखिए। फॉरवर्ड पोजीशंस पर बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए ये एक बड़ी तैयारी नजर आ रही है। सवाल यही है कि ये जब हमले होंगे उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से, ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी। जैसा कि सिंह सर कह रहे थे कि ये फ्रंट्स जो खुले हैं ये इजराइल को और ज्यादा इंगेज करने की कोशिश है, लेकिन क्या ये इंगेजमेंट खुद ईरान या हिजबुल्लाह पर भारी पड़ने वाला है। अब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन, जी हां, आईडीएफ के किर्याती आर्मर्ड ब्रिगेड ने की है सिमुलेशन और अटैक एक्सरसाइज, और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है 226 पैराट्रूपर्स ब्रिगेड। जी हां, पैराट्रूपर्स की मदद से ये बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि लेबनान पर इन्फेंट्री अटैक के लिए इजराइल का डिप्लॉयमेंट है, और उत्तरी इजराइल के पहाड़ी इलाकों में 2 हफ्ते की वॉर ड्रिल की गई। फॉरवर्ड पोजीशन पर कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक ऑपरेशन का भी अभ्यास किया गया। अभ्यास यानी कि अगले जंग की तैयारी है। ये सीधा सीधा संकेत है। निनाद सर, अब हम इसको समझने की कोशिश करें, अगर ऐसे कि ईरान ने जिस जिन्न को बोतल से निकाल दिया, अब वो खुद ही वो उसको अब बंद करने या वापस बोतल में भेजने की स्थिति में नहीं है। प्रोवोकेशन जितना बड़ा उतने बड़े नुकसान के लिए क्या हूती, हिजबुल्लाह, हमास, ईरान तैयार हैं? देखिए, मेरे को लगता नहीं कि इस बार इजराइल ने रिएक्ट किया है, इजराइल ने एक्ट किया है। इजराइल ने अपनी तरफ से अब बहुत बड़ा हमला करने का डिसीजन लिया है। नेतन्याहू का जो डोमेस्टिक सपोर्ट है वो भी थोड़ा कम हो रहा है, उनके पास वक्त कम है, इसलिए उनको अपना कॉन्सेंट्रेटेड अटैक करना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि अंग्रेजी में जिसे कहते हैं यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड, आप भाग सकते हैं लेकिन आप छुप नहीं सकते। ये इजराइल का नया एक फॉर्मूला है। देखिए, हिजबुल्लाह से लड़ाई करना और हमास से लड़ाई करने में ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। हिजबुल्लाह एक सेमी स्टेट जैसा है, उसकी आर्मी और उसकी वेल ट्रेंड, वेल ड्रिल्ड है, उसके पास शायद 40,000 से ज़्यादा रॉकेट हर हफ्ते आते हैं। तो हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई करना, वो भी ग्राउंड अटैक ऑपरेशन करना थ्रू पैराट्रूपर। सर, लेकिन क्या हिजबुल्लाह एक लास्ट कवर नहीं है ईरान के लिए? अगर ये ढह गया तो फिर ईरान के सामने क्या बचेगा, क्योंकि बाकी तो बहुत छोटे छोटे ग्रुप हैं, वो भी ऑर्गेनाइज नहीं है। ईरान इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है। उनके जो लीडर थे उनकी मौत हो चुकी है, वहाँ पे अभी अनसर्टेनिटी का टाइम है। यही मौका है इजराइल के पास कि ईरान की जो वीकनेसेस हैं उस पर बहुत बुरा अटैक करे। और आप अगर अटैक का नेचर देखते हैं तो ये कोई हाफ बेक्ड अटैक नहीं है, ये एक टोटल अटैक है। तो मेरे को लगता है कि ईरान को 3 तरह के चॉइसेस हैं। या तो ईरान थोड़ी देर के लिए अपना टाइम बचाए और रीग्रुप करे, जो ईरान यूजुअली नहीं करता,
दूसरा वो ज़्यादा प्रेशर बढ़ाए, कोई नया फ्रंट खोले, पर कोई और नया फ्रंट है ही नहीं इनके सिवाय। हूतीस थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, पर मुझे लगता है ठीक है निनाज सेठ सर, और इस सवाल पर भी जवाब लिया जाएगा कि जब यह खबर हमने दिखाई कि अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में इस वक्त है इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो क्या तमाम जो ग्रुप से कॉन्सोलिडेट होंगे और एक बड़ा जंग, एक बड़ा युद्ध हम देखेंगे मिडिल ईस्ट में। एक बड़ी खबर आप देखिए, नसरुल्लाह को अपनी जान की चिंता, हिजबुल्लाह चीफ को आईडीएफ से हत्या का डर है। अब ब्रिगेडियर जनरल के मारे जाने के बाद लेबनान में दहशत फैल गई, हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं को सता रहा है मौत का डर। हाइफा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमाद तिजिया बारम का यह बहुत बड़ा दावा, तो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को लग रहा है कि अब उसकी हत्या हो जाएगी। एक तरफ लगातार आप देखिए कैसे हिजबुल्लाह धमकियां देता रहा है, बड़े अंजाम को भुगतने की बात करता रहा इजराइल के साथ, लेकिन अब उसी के चीफ को अपनी मौत का डर सता रहा है। बिल्कुल, तो सवाल यही है कि खौफ में है नसरुल्लाह। जी हां, सता रहा है उसे हत्या का डर। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ को आईडीएफ से मारे जाने का खतरा है। टॉप कमांडर तालेब की हत्या से डरा हुआ है नसरुल्लाह। 20 साल से इजराइल में रॉकेट हमले करा रहा था तालेब। और देखिए इजराइल ने जेट अटैक में अबू तालेब को ढेर किया था। इजराइल ने फाइटर जेट अटैक में अबू तालेब को ढेर किया। लेबनान में एयर डिफेंस ना होने से नसरुल्लाह बहुत बुरी तरह से डर गया। नसरुल्लाह का दावा है आईडीएफ उसके बारे में ज्यादा जानता है। यह दावा किसका? हाइफा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमाद तिजिया बारम का यह बहुत बड़ा दावा। ब्रजेश कुमार सर, एक बात आप बताइए, जिस तरह से अभी हमने भी जिक्र किया कि इजराइल अभी तक के सबसे बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ, और अब नसरुल्लाह को अपनी मौत का डर सताता हुआ नजर आ रहा है। अगर यह हालात बनते, एक तरफ अमेरिका ने भी काफी हद तक विड्रॉल कर लिया है, जो सपोर्ट अब तक था अमेरिका का बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, तो क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट अब और बुरी तरह से सुलगेगा, ईरान और ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आएगा अगर ऐसा होता है तो? देखिए, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। मैं समझता हूं, मेरे विचार से इजरायली की जो मिलिट्री मशीन है बहुत ही स्ट्रांग है। कुछ महीनों से डिरेंज जरूर हुई होगी, तो उसके बावजूद भी अकेले बिना यूएस के बरखिलाफ उसने हमास को काफ़ी हद तक ठिकाने लगा दिया। दूसरी जो शक्ति उसको तंग करती है या दूसरे जो उसके ओपोनेंट्स हैं वो हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह स्ट्रांग हैं, सब तरह के आर्म फोर्सेस उनके पास में हैं, टैंक्स हैं, वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं वगैरह, तो ये उनको डील कर रही है और स्ट्रांगली डील कर रही है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत प्लान के हिसाब से इजरायली इस पे आगे बढ़ रहा है। तीसरी बात यह है कि ईरान सपोर्ट तो ज़रूर करता है, ईरान का बॉर्डर्स कंटिग्यूअस नहीं है। ईरान सीरिया के थ्रू जाकर के अपने इन योद्धाओं को सपोर्ट करता है, और ईरान की शायद इस समय जैसे बताया हमारे को पैनलिस्ट ने, स्थिति में थोड़ा सा डमाडोल है, तो उसके खिलाफ ये जरूर कहेंगे ये फाइट टू फिनिश है, इजराइलीज का इनिशिएटिव है जो अगेंस्ट ठीक है। ओपिनियन। और जैसा कि निनाज सर भी कह रहे थे कि ये शायद एक राइट टाइम है, राइट मोमेंट है इजराइल के लिए चीजों को अपने मुताबिक सेटल करने के लिए। हम लौटेंगे आपके पास। देखिए, कल तक दुनिया मिडिल ईस्ट में गाजा की तबाही देख रही थी, लेकिन अब इजराइल और हिजबुल्लाह जंग तबाही का मोड़ ले चुके हैं। बीते एक हफ्ते में बहुत कुछ विनाशकारी हुआ है लेबनान फ्रंट पर। कुछ ऐसा हो रहा है कि अमेरिका को इस लड़ाई को स्लो वॉर कहना पड़ा है। लेबनान में इजराइल बारूदी वर्षा कर रहा है, तो बेंजामिन नेतन्याहू भी अपने 3 दुश्मनों के हमले एक साथ झेल रहे हैं, उसका एक साथ सामना कर रहे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह के जवाबी हमले और तेज हो गए हैं। 72 घंटे में हिजबुल्लाह के 16 ड्रोन अटैक हुए एक साथ। 11 ड्रोन हमलों को आईडीएफ ने नाकाम किया। यह तस्वीर आप देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमलों को बढ़ा दिया गया है। 72 घंटे में हिजबुल्लाह के 16 ड्रोन अटैक हुए। ड्रोन हमलों को आईडीएफ ने हालांकि अपने डिफेंस सिस्टम से नाकाम करने का काम किया है। और देखिए, इजरायली कब्जे वाले इलाके पर हिजबुल्लाह का हमला। फिलिस्तीन के किरियात पर हिजबुल्लाह का यह अटैक। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान का भी दावा किया गया है। यानी हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इजरायल को चोट पहुंचाने की, इजरायल को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें चल रही हैं, और उसी के तहत ये हमले भी हिजबुल्लाह की तरफ से जारी है।
के ऊपर हिजबुल्लाह के भी हमले। हिजबुल्लाह के हमले में यह दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। लगातार रॉकेट के जरिए ये हमले किए जा रहे हैं, आईडीएफ को टारगेट किया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ। लेबनान से इजराइल पर दागे गए 350 रॉकेट। ये आप देखिए तस्वीरें, आईडीएफ के 10 मिलिट्री बेस पर मिसाइल से हमला किया गया इजराइल के आयरन डोम ने। हालांकि इन सभी हमलों को नाकाम किया अपने डिफेंस सिस्टम से, लेकिन ये तस्वीरें बतला रही कि किस तरह से हिजबुल्लाह ईरान के खिलाफ, माफ कीजिएगा, इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से एक्टिव हो गया। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। आप देखिए एक साथ 350 रॉकेट के जरिए इजराइल पर हमला किया गया और जानकारी ये सामने आ रही कि इजरायली डिफेंस फोर्स के 10 मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमला किया। हालांकि जो आयरन डोम सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम इजराइल का, उसने इन हमलों को कैसे नाकाम किया, यह आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। और देखिए एक और अपडेट है वॉर जोन से, इजरायली आर्मी बेस पर हमास का अटैक। हमास ने रॉकेट से हमला किया है। हमले के बाद इजरायली आर्मी बेस पर भीषण आग लग गई। उसकी तस्वीरें आप देखिए, इजरायली बेस पर आग लगी हुई है, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है हमास का ये हमला। तो एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ हमास, जिसकी हम बात कर रहे थे। लगभग 3 ऐसे फ्रंट ओपन हैं जहां पर आईडीएफ को अपने दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह की है। हिजबुल्लाह एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, लेकिन इस बीच हमास के हमले भी जारी है। तो इजरायली आर्मी बेस पर हमास का बड़ा हमला हुआ। हमास ने किस तरह से रॉकेट के जरिए हमले को अंजाम दिया। तो एक तरफ लेबनान में इजराइल ने जबरदस्त अटैक किया, वहीं इजराइल पर हिजबुल्लाह, हूती और इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने एक साथ हमले को अंजाम दिया है। हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही। सीधे बिग वॉल का हम रुख करते हैं। यहां पर आप देखिए हिजबुल्लाह का हमला कैसे हुआ। एक साथ 170 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, 40 प्लस 40 प्लस रॉकेट ड्रोन से हमला किया गया इजराइल के ऊपर। गाइडेड मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया गया। बड़ा नुकसान पहुंचाने की हिजबुल्लाह की तरफ से कोशिश की गई। हूती के हमले भी जारी हैं। 3 कार्गो शिप पर अटैक किया गया, 2 क्रूज मिसाइल से ये हमले किए गए। यूक्रेनी कार्गो टैंकर को भी निशाना बनाया गया, जिसकी हम बात कर रहे थे। हिजबुल्लाह, हूती और हमास के हमले लगातार जारी हैं। और इसके अलावा अगर इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले की बात की जाए, रमत डेविड एयरबेस पर हमला किया गया, एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया। इजराइल का हमले से हालांकि साफ तौर पर इनकार। तो ये अलग अलग मल्टीपल फ्रंट से एक साथ पर जो हमले हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। सिंह सर, मेरा सवाल ये, जो अभी कहा जा रहा था कि ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह के जो हमले हो रहे हैं वो हमास से एक डाइवर्जन टैक्टिक्स नजर आती है, लेकिन यहां पर आप देखिए चारों तरफ से हमलों का अंजाम दिया जा रहा है। हमास हो, हूती हो, इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स हो, हिजबुल्लाह हो। तो क्या ये आपको रणनीति नजर आ रही कि अगर इजराइल को का सामना करना, अगर उसको नुकसान पहुंचाना है तो फिर चारों तरफ से हमला बोलना पड़ेगा? देखिए, जो इस तरह की वॉर है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एम होता है कंसंट्रेशन ऑफ वेपन एंड फोर्स। तो जब आप एक बहुत ज़्यादा तादाद में वेपन फायर करते हैं तो जो उनका डिफेंसिव सिस्टम है वो पूरा उसको हैंडल नहीं कर पाता। ये अभी एम है। हमास जो है, जैसे जनरल ब्रजेश ने बताया कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हमास को बुरी तरह से इजराइल ने पूरा धकेल दिया है बाहर। तो थोड़े बहुत जो उसके अवशेष हैं वो भी थोड़ी देर में आप देखें हमास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उसको रिवाइव करने के लिए, दूसरी तरफ से अटैक करने के लिए हिजबुल्लाह को लाया गया है। ना हिजबुल्लाह जो अटैक कर रहा है वो वही गलती कर रहा है जो पहले हमास ने की थी। एक साथ इतने सारे रॉकेट लॉन्च कर दिए। आप देखिए जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें एक एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम में 80 रॉकेट एक साथ फायर हो सकते हैं। तो 5 सिस्टम वहां पे लगे, मतलब 400 रॉकेट यानी आप कह रहे हैं हैंडल कर सकते, उनके डिफेंस सिस्टम को एक तरीके से सैचुरेट करना। हाँ, वो भी करना और साथ में उसको इंगेज इतना कर दो कि वो डिफेंस करने के लायक कहीं ना कहीं तो ब्रीच होनी ना सर। लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है हम ये देख रहे हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, या फिर ईरान की भी बात करें, उनके जो टॉप सैन्य कमांडर कह लीजिए या उनके लीडर्स कह लीजिए, लीडरशिप का खात्मा एक इंटरवल के बाद होता रहा है। क्या ये एक ऐसा इंडिकेशन है जो दिखा रहा है कि इजराइल बहुत स्ट्रैटेजिकली चल रहा है कि जब लीडरशिप ही खत्म होगी तो फिर ये युद्ध में कितने दिन टिकेंगे? जबकि इधर हम बात कर ले, इजराइल को उस तरह का कोई बड़ा हिट या नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, इजराइल की ये एक बहुत पुरानी नीति है। जब ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था तो उन्होंने 24 उनके साइंटिस्ट अलग अलग देशों में मारे थे।
उसके पहले भी इजराइल हमेशा प्रीएम्प्टिव यानी पहले अटैक करता है। लीडरशिप का खात्मा करना अब जैसे, लेकिन ईरान में तो मेरे को लगता है एक्सीडेंट ही हुआ था, लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है कि लीडरशिप के खात्मे करने से आप ये बैटल फील्ड में जो कमांड होती है उसको कंफ्यूज कर देते हैं, और जब आप कमांड को कंफ्यूज करते हैं तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंफ्यूज करते हैं। तो ये जो सॉफ्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल ह्यूमन एलिमेंट होता है उसको आप कम कर देते हैं, और आप इसका असर आप ग्राउंड पे देख रहे हैं। आप ये सोचिए कि इतना बड़ा हमला अचानक करना लेबनान पे, और वो भी साउथ लेबनान पे जो वेल डिफेंडेड है सी के थ्रू, ये इसका मतलब इजराइल भी एक नया फ्रंट खोल रहा है। वो सिर्फ लैंड के थ्रू नहीं आ रहा, सी के थ्रू आ रहा है, और एयर ब्रिगेड से यानी पैराट्रूपर से आने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पिंसर मूवमेंट कर रहा है, तीन तरफ से घेर के हिजबुल्लाह पे अटैक करना। मेरे को लगता है कि नसरुल्लाह जो अपनी लाइफ की चिंता कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक चिंता कर रहे हैं। उनकी उल्टी गिनती अब शायद शुरू हो गई है। ठीक है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये खौफ भी सता रहा है हिजबुल्लाह चीफ को। और देखिए किस तरह से मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन अब बात करते हैं यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए राष्ट्रपति पुतिन की शर्तों वाले शांति प्रस्ताव के। हालांकि कैसे इसे ज़ेलेंस्की ने खारिज कर दिया उस पर ही बात करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर, युद्ध विराम के लिए पुतिन की शर्तें, रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों पर दावा छोड़ दे यूक्रेन, ये कहा गया। यूक्रेन के 4 राज्य चाहता है रूस, आधे यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं पुतिन। नाटो में शामिल होने की जिद भी यूक्रेन को छोड़नी पड़ेगी। 2 बड़ी शर्तें रखी गई रूस की तरफ से अगर शांति चाहते हैं ज़ेलेंस्की तो। और पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा, और यकीन मानिए ये रूस का शांति प्रस्ताव कम, यूक्रेन और पश्चिमी देशों को पुतिन की आखिरी चेतावनी ज्यादा लग रही है जो इसमें शर्तें जोड़ी गई हैं। जरा उस पर भी गौर करते हैं, कैसे होगा युद्ध विराम, शर्तें क्या है। यूक्रेनी फौज लुहांस्क डोनेस्क छोड़ दे तो शांति हो सकती है, युद्ध विराम हो सकता है। खेरसोन ज़ैपोरिज़िया पर रूसी कब्जे को वो मान्यता दे दे तो युद्ध समाप्त हो सकता है। और इसके अलावा 5 यूक्रेनी राज्य रूस को देने होंगे, यह भी कहा गया है। तो यह शांति समझौते की बात कही गई है। इसके अलावा यूक्रेन किसी भी गुट का हिस्सा ना बने, खासतौर पर नाटो का जिक्र किया गया। अब यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, क्योंकि नाटो में शामिल होने को लेकर ही शुरुआत में लड़ाई शुरू हो गई थी, और यूक्रेन एक न्यूक्लियर फ्री स्टेट रहे, उसका स्टेटस न्यूक्लियर फ्री रहे, यानी कि वो नाभिकीय हथियार न बनाए, रूस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं। दुनिया भर के प्रतिबंध रूस पर इस युद्ध के दौरान लगे हुए हैं, इसलिए ये सारी बातें कही जा रही हैं। निनाद सर, ये सवाल मैं आप ही से करना चाह रहा हूं, वाकई में ये शर्तें युद्ध को खत्म करने के लिए, भड़काने के लिए? देखिए, पहली बात मेरे को लगता है कि ये जो शांति प्रस्ताव है ये यूक्रेन के लिए नहीं है, रशिया के लोगों के लिए पुतिन कह रहे हैं। देखिए, पुतिन को भी अब काफ़ी टाइम हो गया है, रशिया के लोग भी मारे जा रहे हैं इस वॉर में, और $50 बिलियन G7 ने अभी यूक्रेन के लिए 10 साल तक देने का वादा किया है। तो हर तरफ से एक दबाव बढ़ रहा है रशिया के ऊपर। रशिया बहुत बढ़िया लड़ाई कर रहा है, रशिया काफ़ी एरिया पे बैठा हुआ है, पर अगर आप देखें तो उसने जो 4 स्टेट मांगे हैं उसका सिर्फ 40% रशिया एक्चुअली कंट्रोल करता है। तो ये एक हवा में एक तीर छोड़ा है। मेरे को लगता नहीं कि एक शांति प्रस्ताव है, ये अपने खुद के सिटीजन्स को ये बताने की चेष्टा मुझे ज़्यादा लगती है कि हम कमांड में हैं और हमारी लोग बात मानेंगे। लेकिन $50 बिलियन का जो कमिटमेंट आया है उससे रूस थोड़ा सहमा है। उसको लगा था कि G7 में एकजुटता नहीं होगी और $50 बिलियन जैसा इतना बड़ा अमाउंट का पैसा नहीं आएगा। तो मेरे को लगता है कि वो अब टाइम वो खरीद रहे हैं कि अगर अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज होती है और आइसोलेशनिस्ट यानी अमेरिका के बाहर हमें ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी, जैसे ट्रंप आते हैं, तो क्या कोई नई बातचीत हो सकती है, और उस बातचीत के लिए इस तरह के शर्तें पुतिन रख रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक और बड़ी खबर, पुतिन के युद्ध विराम वाले प्रस्ताव को यूक्रेन ने सिरे से खारिज किया है। खबर क्या है आप जानिए। पुतिन की शर्तों पर ज़ेलेंस्की का जवाब सामने आया। ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, रूस से सभी इलाकों को वापस लेना यूक्रेन का मकसद है। रूसी कब्जे से यूक्रेनी धरती मुक्त हम कराएंगे, ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। सभी कब्जे छुड़ाने तक ये जंग जारी रहेगी, ज़ेलेंस्की की तरफ से ये बयान दिया गया है। तो कहां बात कही जा रही कि आप हमें अपने इलाके दे दो, वहां पर ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं जो आपने इलाके लिए वो हम वापस लेकर रहेंगे। और पुतिन के शांति प्रस्ताव पर नाटो चीफ ने बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बयान? पुतिन के शांति प्रस्ताव पर बोले नाटो चीफ, रूसी प्रस्ताव शांति लाने के लिए नहीं है
और पुतिन के प्रस्ताव में दिखी आक्रामकता। नाटो चीफ ने यह कहा है, नाटो यूक्रेन पर कंट्रोल चाहते हैं पुतिन, ये यूक्रेन पर कंट्रोल चाहते हैं पुतिन, ये कहा गया है नाटो की तरफ से। रूसी फौज यूक्रेन से बाहर निकले, नाटो ने एक बार फिर से वो बात दोहराई। बिल्कुल। और देखिए ब्रजेश कुमार सर, आपसे सवाल है, देखिए जो प्रस्ताव रखा गया रूस की तरफ से, इस पर ज़ेलेंस्की क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते ये अलग बात है, लेकिन अमेरिका क्या चाहता है इस पर सबका फोकस रहता है। अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि रूस अपने इलाकों का विस्तार करे और ज्यादा वो आगे बढ़े। और दूसरी बड़ी बात, अमेरिका ये भी चाहेगा, और ये बयान भी आए कि कैसे यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाए। तो संकेत साफ है क्या इन बयानों में और प्रतिक्रिया में कि जंग हाल फिलहाल में तो थमने वाली नहीं, और ज्यादा आक्रामक और ज्यादा विध्वंसक हालात होंगे? देखिए, लड़ाई चल रही है तीसरे वर्ष तक, थर्ड ईयर रनिंग। पिछले साल या इस साल के बिगिनिंग में पुतिन भारी बहुमत से जीत के आए हैं। उनकी एक आशा ये भी है कि ज़ेलेंस्की को इस समय इलेक्टोरली काफ़ी वीक हो जाना चाहिए, बिकॉज जब तक वो हैं तब तक ये हार्ड लाइन दोनों तरफ से चलता है, पुतिन की तरफ से और ज़ेलेंस्की की तरफ से। लेकिन ये सोचना होगा कि ये प्रस्ताव अभी क्यों आया। अगर देखेंगे पिछले हफ्ते करीब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एनुअल मीटिंग लेनिनग्राड में हुई, और वहाँ पे जो हार्ड लाइनर पुतिन समझे जाते हैं, उन्होंने ये कहा अपने बयान में, हमें शायद टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो एक बहुत अलग सा लगा। दूसरी बात, ये प्रस्ताव कब आया? जब G7 की मीटिंग इटली में हो रही थी और यहाँ पे काम चल रहा था, आपस में बातचीत हो रही थी कि इस वॉर में कैसे सपोर्ट किया जाए। और ये डिसाइड किया गया कि जो $300 बिलियन जो पैसे पड़े हैं, ये डिसीजन अपने आप में दिखाता है कि रूस की तरफ से जो भी प्रस्ताव आया है उसका कहीं कोई लोकस नहीं दिखाई देता, कम से कम G7 और नाटो देशों के अंदर। और देखिए, रूस की नेवी, वायुसेना, रॉकेट फोर्स और थल सेना लगातार यूक्रेन पर चौतरफा अटैक करने में जुटी हैं। रूसी फौज अब तक यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा भी कर चुकी है, तो यूक्रेनियन आर्मी भी रूस को जवाब देने में पीछे नहीं है। यूक्रेनी फोर्स भी मॉस्को तक आक्रमण कर रही है। बीते 2 दिनों में यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 6 शहरों पर 350 से ज्यादा ड्रोन दागे। इसके बाद रूस के 6 शहर विनाश की आग में पूरी तरह से झुलस गए हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। रूस के शहरों पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला जारी है। मॉस्को समेत रूस के 6 शहर धुआं किए गए इन हमलों में। ये देखिए, 2 दिन में रूस के 6 शहरों पर ड्रोन अटैक किया गया। मॉस्को में सुखोई फैक्ट्री, कम्युनिकेशन सेंटर निशाना बनाए गए। बेलगोरोद, वोल्गोराद के कई इलाकों पर अटैक किया गया। वोरोनिश, रोस्टोव और कुर्स्क शहरों पर भी हमले किए गए। तो साफ दिख रहा है कि यूक्रेन लगातार रूस के ऊपर हमले कर रहा है और कोशिश यह है कि रूस के अंदर वो जितना ज्यादा जाकर हमला कर सके, उससे कहीं ना कहीं रूस के ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा। मॉस्को तक टारगेट करने की कोशिश, ये जो ड्रोन हमले हैं ये सारे अपने आप में बता रहे हैं कि लक्ष्य क्या है यूक्रेन का। 2 दिन में यूक्रेन ने रूस के 6 शहरों में कैसे तबाही मचाई, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। आधी रात को यूक्रेन ने मॉस्को में 2 बड़े ब्लास्ट किए। हमले में एक SU फैक्ट्री और एक कम्युनिकेशन सेंटर जल गया। बेलगोरोड में यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रूसी सेना के रेडियो स्टेशन और गैस पाइपलाइन को तबाह कर दिया। बेलगोरोड में यूक्रेनी फोर्स ने रूस की ऑयल फैक्ट्री और हथियार गोदाम को भी टारगेट किया। वहीं वोरोनिश में रूस की ऑयल रिफाइनरी और कमांड सेंटर पर हमला हुआ। हमले की वजह से दोनों टारगेट ध्वस्त हो गए। वहीं रोस्टोव में यूक्रेन ने रूस के S-300 और गैस स्टेशन को तहस नहस कर दिया। तो इस तरह से यूक्रेन के ये हमले लगातार रूस के ऊपर चल रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या फिर रूस और यूक्रेन हो, जो संदेश सामने आ रहे वो कहीं से भी नहीं बता रहे कि युद्ध थमेगा, बल्कि और ज्यादा बड़ा विध्वंस होगा, युद्ध और आक्रामक होगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।